आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। ये लेक्चर 1 है। इसके अंदर एक्सेल की जो ट्रेनिंग है उस पे सारी बात होगी। ये लेवल तकरीबन 4 और 5 के करीब है। तो सबसे पहली चीज़ के टूल्स के अंदर हमारे एक्सेल में इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल, एक्सेल के बारे में इंट्रो है। यहाँ पे राइट साइड जहाँ पे क्वेश्चन डिटेल है, ये सारी डिटेल मौजूद है। इसको आपने स्टडी कर लेना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस किस शुबाजात में फ़ायदेमंद साबित होता है, ये तमाम इनके आगे जवाब लिखे हुए हैं। तो आपने सबसे पहले ये तमाम जो सवालों के जवाब हैं ये अपने बच्चों को करवाने हैं ताकि वो अच्छे तरीके से इनको समझ सकें और इन पे स्टडी कर सकें। तो ये सारे सवालों के जवाब आगे यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहला जो इंट्रो है हमारा, यानी एमएस एक्सेल के बारे में, वो यहाँ पे मौजूद है। आपने अच्छे तरीके से ये बच्चों को करवाना है। दूसरा है पेज सेटिंग। तो सबसे पहले हमें एक्सेल पे काम करने से पहले उसकी पेज सेटिंग की जाती है। यहाँ पे कुछ इसके बारे में सवाल लिखे हैं कि एमएस एक्सेल में काम करने से सबसे पहले किस चीज़ को देखा जाता है, इसकी पेज सेटिंग कैसे की जाती है, और एमएस एक्सेल की जो कॉलम रो की सेटिंग है क्या अपनी मर्ज़ी से की जा सकती है। तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो एमएस एक्सेल में सबसे पहले काम करने से, जब हम काम करते हैं एमएस एक्सेल में, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें पेज सेट करना पड़ता है। पेज सेट करने के लिए हमें यहाँ पे पेज लेआउट पे जाना पड़ेगा और यहाँ से साइज़ पे जाते हैं। साइज़ पे जाने के बाद हम ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं कि हमें जो एमएस एक्सेल का पेज है वो किस साइज़ में चाहिए। जैसे मुझे A4 साइज़ में चाहिए, तो मैं यहाँ से A4 साइज़ में जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे बाउंड्रीज़ मिल चुकी है। ये यहाँ तक, ये जो लाइन आप देखें कि यहाँ पे जो है ना राइट साइड पे एक लाइन जा रही है, ये बेसिकली किस चीज़ की है, ये बता रहा है हमें कि आपने, यानी ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका, यानी ए से लेके जी एच और आई तक जो हमारा पॉइंट है, यहाँ तक हम एक्सेल में काम कर सकते हैं। इसके आगे पेज 2 स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं साइज़ आगे लीगल करना चाहता हूँ तो लीगल पे क्लिक करूँगा तो इसका साइज़ मज़ीद थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप देखना कि जैसे मैं लीगल पे क्लिक करूँगा, ये लीगल साइज़ में इसका जो पेज का साइज़ है वो क्या है, वो डाउन शेप में बढ़ चुका है। इसी तरीके से अगर आप इसको मज़ीद A5 में करना चाहते हैं, जिसमें भी एग्जेक्टिव में करना चाहते हैं, यानी इस पर आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ आपने इसकी पेज का जो साइज़ है उस पर क्या करते होते हैं, वर्क करते होते हैं। अगर आप लेटर में करना चाहते हैं तो आप लेटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से लीगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम सबसे पहले A4 साइज़ में करते हैं और रिटेंशंस पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप देगा। अगर मैं इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखें जो मेरा पेज है उसका साइज़, यानी पहले आई तक था तो अब ए से खींच के आप देख सकते हैं कि ये जो है ना एम और एन तक चला गया है। यानी इसका जो साइज़ है वो बेसिकली क्या हो गया, बढ़ चुका है। तो इसी तरीके से आप इसको, अगर आपके पास पेज जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे, वो पोर्ट्रेट पे है तो आप पोर्ट्रेट पे काम करेंगे। अगर लैंडस्केप में है तो लैंडस्केप में काम करेंगे। नीचे भी इसने अपनी बाउंड्री दे दी है कि नीचे आप देख सकते हैं कि ये 33, यानी 33 नंबर तक ये आप काम कर सकते हैं। इससे नीचे काम नहीं कर सकते। ये जो कि यहाँ तक इसका जो डाउन पोजीशन है उसकी 33 पेज नंबर तक आ रही है। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये लाइन गई है। तो इस तरीके से ये पेज की सबसे पहले सेटिंग की जाती है। अब मैं सबसे पहले काम करने से पहले आपको इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ कि हम अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं। अब हम एमएस एक्सेल पे काम करने से सबसे पहली जो चीज़ है, यहाँ ए से लेकर एन तक और फिर नीचे एन से बिल्कुल नीचे यहाँ पे 33, यानी जो आपका लास्ट पॉइंट होता है, यानी इधर मैं इसको लास्ट पे लेके चला गया तो मेरा जो लास्ट पॉइंट होगा, जैसे मेरा लास्ट पॉइंट है यहाँ जहाँ पे मेरा पेज ख़त्म हो रहा है वो है 33। तो मैं 33 तक इसको लेके जाता हूँ। अब ये जो मेरा पेज का यानी एक क्राइटेरिया है, ये जो मेरा एक पेज है उसकी ये डायरेक्शंस पॉइंट हैं कि मैं यहाँ तक काम कर सकता हूँ, इससे नीचे नहीं काम कर सकता। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले होम पे जाऊँगा इसको सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे जाऊँगा बॉटम बॉर्डर।
बॉटम बॉर्डर ऑलरेडी यहाँ पे इधर नीचे जो है ना मैं आपको बता भी देता हूँ कि उसका काम मौजूद है। ये सीरियल नंबर 4 के अंदर बॉटम बॉर्डर, इसकी पूरी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। तो बॉटम बॉर्डर आ जाता है जिस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर पे अगर करना चाहता हूँ तो ऑल बॉर्डर पे कर दूँगा। अगर मुझे सिर्फ आउटलाइन की बॉर्डर चाहिए तो मैं थिक बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी ये एक बाउंड्री बन चुकी है। नीचे तक मुझे अब पहले लाइन दिखाई नहीं दे रही थी, तो अब मुझे वो क्या लाइन भी दिखाई दे रही है 33 तक। अगर मैं फिर इसकी ऑल सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं इस सारे को फिर सेलेक्ट करूँगा और फिर बॉटम बॉर्डर पे जाऊँगा और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए ये सारे यानी जहाँ तक हमने काम करना बेसिकली वो सारे बॉर्डर सेलेक्ट हो चुके हैं, ए से लेकर एन तक और नीचे 33 पेज तक हम क्या कर सकते हैं, इसका काम कर सकते हैं। अब अगर हमें आउटलाइन इसकी मोटी करनी है तो थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जो आउटलाइन है इसकी क्या हो चुकी है, वो मोटी हो चुकी है। अब सबसे पहली चीज़ के अब ये एक जो तरीक़ाकार है जिस पे हम पेज की सेटिंग करके अपना पेज पे काम कर सकते हैं, यानी ये पूरे आप एक बना सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं। अगर आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते तो आप इस बॉर्डर को क्या करेंगे, थिक बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे आता है नो बॉर्डर, तो आप नो बॉर्डर कर सकते हैं। ये नो बॉर्डर तो कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। अगर सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर करना चाहते हैं हम सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर कर सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें आपको बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, जब आप प्रिंट करते हैं तो ये नज़र नहीं आते। जैसे मैं कंट्रोल पी करूँगा तो आप देखना ये सारा वाइट नज़र आएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमें बॉक्स हमें समझाने के लिए बनाए गए, ना कि हमें ये वहाँ पे प्रिंट पे शो होते हैं। उसके इसके यानी प्रिंट पे शो करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करेंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे पहली चीज़ के यहाँ पे मैं अगर कोई सेंटेंस लिखता हूँ एक ही जगह, यहाँ पे मैं किसी स्कूल का नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा रीड फाउंडेशन स्कूल। अब मैंने रीड फाउंडेशन स्कूल जो लिखा इसको मैं स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। यहाँ पे RED रीड फाउंडेशन मैंने लिखा। अब जो मैंने रीड फाउंडेशन लिखा इसको मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब मैं ये जो बी है ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग है। ये सारा कुछ जो लिखा गया है ये ए पे लिखा हुआ है। किस पे लिखा हुआ है? ये ए पे लिखा हुआ है। जैसे मैं बी वाले कॉलम पे ये क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल, तो ये एक अलग कॉलम है, यानी ये एक अलग कॉलम है। अब देखें जब मैंने स्कूल लिखा तो पीछे वाला जो कॉलम था उसका सारा डेटा वहाँ से शो होना बंद हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इसको शो हो तो मैं ए से पकड़ के इसको आगे लेके जाऊँगा खींच के, ताकि मुझे पता चले कि ये सारा डेटा कहाँ तक जा रहा है। अब ये देखें सारा जो ये कॉलम है इसका साइज़ बढ़ चुका है, इसका साइज़ बढ़ चुका है। ऊपर से आप खींच के आगे लेके जाएंगे तो इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, अगर कम करेंगे तो इसका साइज़ कम भी हो जाएगा। एक तो तरीकाकार ये है कि आप अपना अगर पूरी लाइन डेटा की लिखना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल वाला जो डेटा है इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। ये सेलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस करके इसको मैं जो है ना डिलीट कर दूँगा। बैक स्पेस की मदद से भी डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ये स्कूल बेसिकली इसके अंदर लिखा जा रहा है। अच्छा, ये जो स्कूल आपको शो नज़र आ रहा है बी के अंदर, बेसिकली ये जो स्कूल है ये कॉलम ए का है। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पूरे को जो है ना कॉलम सी तक लेके जाऊँ तो और ये सारी एक लाइन, ये सारी डिस्टर्बेंस ना हो। जो ए और बी का साइज़ है ये यानी कॉलम ए का जो साइज़ है कॉलम बी का साइज़ है, ये डिस्टर्ब ना हो, बल्कि ये पूरी लाइन यहाँ पे लिखी जाए। तो इस तीनों कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मर्ज सेंटर पे जाऊँगा और यहाँ से मर्ज सेंटर पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें ये पूरा एक कॉलम बन गया। अब मैं यहाँ से इसको जैसे ही सेलेक्ट करके इसको अगर कोई कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको कोई कलर करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये इसका कलर आ गया। अब अगर इस रीड फाउंडेशन स्कूल का मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसका कोई बाहर आउटलाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके ये इसका एक बॉर्डर भी बना सकते हो। इस पर जो लिखा है इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसका साइज़ आप यूँ बड़ा करेंगे तो ये गायब होना शुरू हो जाएगा, यानी ये सामने तो शो होगा लेकिन उसका बैकग्राउंड से जो कि उसका कॉलम का साइज़ कम है तो वो गायब हो जाएगा। अब अगर आप सेंटर ये देखें इस पूरी लाइन को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे ए लिखूँगा, यहाँ पे बी लिखता हूँ। अब मैं कॉलम डी के अंदर अगर कुछ लिखता हूँ
और कॉलम ई के अंदर भी कुछ लिखता हूँ तो ये अलग अलग कॉलम के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन मैं अगर चाह रहा हूँ कि इस पूरे सारी इनको एक ही लाइन बना दूँ, ये अलग अलग जो कॉलम बने हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ अलग अलग कॉलम कैसे। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सारे अलग अलग है। चले मैं नीचे तक इसको क्लिक करता हूँ स्लाइड करके, ये देखें ये सारे अलग अलग बॉर्डर है, यानी ये एक अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ ये सारा एक ही कॉलम बन जाए, ये यानी इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा। अब मैं चाहता हूँ ये नाम देखें, मैं जब तक कॉलम एफ के ऊपर भी शो हो रहा है ना, मैं यहाँ से बड़ा करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी रो नीचे जा रही है। क्यों? वो साइज़ क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि वो कॉलम ई के अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है, वो एफ और जी के अंदर से शो हो रहा है, वो लाइन जा रही है, लेकिन वो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर एफ के अंदर मैंने कुछ और लिखता हूँ तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखिए क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका कोई वर्क नहीं है। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके एक ही लिखना चाहता हूँ तो मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मर्ज करूँगा तो ये देखिए एक बन गया, पूरा एक सारा वाइट हो गया। अब मैं बी पे क्लिक करूँगा, बोल्ड करके इसका यहाँ से थोड़ा सा साइज़ ऊपर भी कर लूँगा, और इसका साइज़ फिर बड़ा करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। ये देखें इसके अंदर अगर मैं कलर करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर कोई भी कलर कर सकता हूँ, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं फिल विद कलर। ये सिलेबस में हमारे पास फिल विद कलर, यानी हमारे पास सिलेबस के मुताबिक अभी पेज बॉर्डर भी क्लियर हो गया और फिल विद कलर भी हो गया, और फॉन्ट कलर, इसके कलर जो चेंज करते हैं वो भी क्लियर हो गए। ये देखें मैं इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो भी कलर चेंज करना चाहूँ इसका कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए आप इस तरह अपनी मर्जी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे बोल्ड बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा है, इटालिक, अंडरलाइन, ये वही चीज़ें सारी। अच्छा, उसके अलावा मैंने ऑल बॉर्डर के बारे में बता दिया आपको कि आप सारे को सिलेक्ट करें, आपको जितने यानी जिस, अब देखें 5, इस 5 से लेके मुझे 12 तक सारे कॉलम क्या करने हैं, बॉर्डर करने, और इधर मुझे एन तक बॉर्डर क्या करने हैं, ऑल बॉर्डर बनाने हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं ऑल बॉर्डर करूँगा तो ये सारे बॉर्डर पे सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, लिखता हूँ ये जैसे, ये देखें यहाँ पे मैंने ए बी सी लिख दी। अब इस ए बी सी को मैं क्या करता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ। बोल्ड करके इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ और इस पूरी रो के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ। ये देखिए मैं कोई भी कॉलम कलर कर देता हूँ, ये कलर कर दिया। अब ये जो मैं जैसे ही कंट्रोल पी करूँगा तो ये नीचे वाला जो एरिया है ये सारा वाइट नज़र आएगा, और ऊपर वाला जो है वो इसी तरीके से नज़र आएगा। कंट्रोल पी करेंगे तो ये देखें प्रिंट में जो, यानी मैंने बॉर्डर जहाँ जहाँ पे दिया है वो बॉर्डर शो हो रहा है, जहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं दिया तो वो शो नहीं होगा। तो इस तरीके से एक्सेल का बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, उसके अलावा ऑल बॉर्डर, पेज कलर, फॉन्ट कलर, इंक्रीज डिक्रीज, ये सेम टू सेम वही चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेम टू सेम अलाइनमेंट्स, बॉटन अलाइनमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ बनाता हूँ, इसको मैं ख़त्म करके जो है ना यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, अब मैंने अपना नाम लिखा। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके दिखाता हूँ और इसको कलर करके यानी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, अब आप देखिएगा इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ या साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से खींच के आप इस रो के दरमियान भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो नाजिम लिखा हुआ है ये वही अलाइनमेंट है, लेफ़्ट साइड सेंटर पे लेके जाने हैं या राइट साइड पे लेके जानी है, ये वही वाली अलाइनमेंट है। अब जो ऊपर वाली अलाइनमेंट है, अगर मिड वाली पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगर लास्ट वाली पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। यानी ये वही अलाइनमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज़ होती हैं, एमएस वर्ड के अंदर, और फिर वही अलाइनमेंट है जो पावर पॉइंट के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं बेसिकली। तो ये वही अलाइनमेंट है। इनका मकसद, ये 3 जो एक्स्ट्रा बनाई गई हैं ये बेसिकली क्या करती है, सेंटर पे, टॉप पे और बॉटम पे लाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट्स बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए मैं आपको सिलेबस के हवाले से बता देता हूँ। पेज की सेटिंग मैंने आपको बता दी, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन भी हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। बॉटम बॉर्डर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे ऑल बॉर्डर वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं।
ऑल बॉर्डर एंड थिक बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कैसे लगाते हैं और उसको मोटा कैसे करते हैं ये भी क्लियर हो गया। फिल विद कलर, यानी हम किसी भी कॉलम को कलर कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट कलर कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज ये भी क्लियर हो गया। आगे शॉर्टकट की हो जाती है। तो हमारा सीरियल नंबर 9 तक क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा सेंटेंस अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का भी मैंने अभी आपको जिक्र कर दिया कि ये जो अलाइनमेंट्स बेसिकली ये भी मैंने आपको समझा दी हैं इस सिलेबस के मुताबिक। इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है ये बेसिकली वही चीज़ है जो एमएस वर्ड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट का फार्मूला है, सेम टू सेम यही है। अब आप देख सकते हैं मैं अगर इसको जो है ना इस पर क्लिक करूँगा, ये जो हमारे पास आ जाता है जी इंक्रीज, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो ये आगे जाता जाएगा, और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो ये पीछे आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली वही फार्मूला है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम यूज़ करते हैं। ये आ जाता है ओरिएंटेशंस, जहाँ से हम टेक्स्ट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ, ये मेरे पास एक, इस पूरे को मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको जो है ना ऑल बॉर्डर भी बना देता हूँ। ये देखिए ऑल बॉर्डर भी मैंने इसका बना दिया। अब ये समझ लें एक स्कूल का टाइम टेबल है इस तरफ, जहाँ पे ऑलरेडी स्कूल की क्लासेस सब्जेक्ट सारा कुछ लिखा हुआ है, और सेंटर में लिखा हुआ है जी संडे, यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी संडे, हम यहाँ पे लिखते हैं संडे। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन यानी टेक्स्ट ओरिएंटेशन से क्या होगा, यहाँ पे हम अपना एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें वो वर्ड किस तरीके से करना है। जैसे क्लिक किया, अब देखिए ये जो अलाइनमेंट्स है हम इसकी मदद से इसको सेंटर पे लेके आएंगे, यहाँ से बोल्ड करेंगे और यहाँ से इसका साइज़ क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये सेंटर आप इसको मुख्तलिफ जो है ना डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें आप इसको जिस तरीके से आपका दिल करता है उसी तरीके से ऊपर से नीचे संडे, यानी यहाँ पे यानी अपनी डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अगर क्रॉस करना है तो क्रॉस भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, और रिटेंशंस आ जाता है। तो सिलेबस के मुताबिक आप देख सकते हैं कि हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट भी क्लियर हो गया, टेक्स्ट और रिटेंशंस भी क्लियर हो चुके हैं। और लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, तो लेफ़्ट टू टेक्स्ट राइट टेक्स्ट डायरेक्शन सेम टू सेम वही चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से राइट जाते हैं या राइट से लेफ़्ट लिखने की कोई चीज़ कोशिश करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लिख रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रैप टेक्स्ट डायरेक्शन। एक ही कॉलम के अंदर टेक्स्ट को ऊपर और नीचे जानिब लिखने के अमल को रैप टेक्स्ट कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि रैप टेक्स्ट डायरेक्शन क्या चीज़ होती है। अब देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एक पूरा सेलेक्ट करता हूँ लाइन, चलें एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये कॉलम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी मोहम्मद नाजिम हुसैन, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ। अगले कॉलम में लिखता हूँ, यहाँ पे स्कूल लिखता हूँ। अब देखें मैंने पहले लिखा इस कॉलम के अंदर मोहम्मद नाजिम हुसैन, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये टॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है कि मैंने ये चीज़ लिखी। दूसरे कॉलम पे सी वाले पे जो मैंने लिखा रीड फाउंडेशन स्कूल लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। अगर यहाँ पे मैं डी लिख लेता हूँ तो ये देखें ये डी लिखा गया। अब जो मैंने मोहम्मद नाजिम हुसैन लिखा, ये जब तक मैं इस बी को आगे खींच के नहीं लेके जाता तो ये शो नहीं होगा। अगर मैं खींच के लेके जाता हूँ तो मेरा कॉलम की जो खूबसूरती है वो ख़त्म होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगले वाली कॉलम तक मर्ज करता हूँ तो तब शो होगा, वरना शो नहीं होगा। अब अगर मैं इसका साइज़ यूँ खींच के नीचे बड़ा करता हूँ, ये बड़ा तो हो गया लेकिन ये शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट डायरेक्शन करते हैं कि आप एक ही लाइन को मज़ीद उसकी विड्थ को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके स्लाइड करके रैप टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आ गया जी मोहम्मद नाजिम। आगे अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ तो ये देखिए आ गया जी मोहम्मद नाजिम हुसैन। अब जो ये रीड फाउंडेशन है ये भी नहीं शो हो रहा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और नीचे अगर मैं इसको मज़ीद नीचे लेके आता हूँ तो ये देखें रीड फाउंडेशन स्कूल भी लिखा आ गया। अब थोड़ा सा जो कि वो बहुत क्लोज है तो हम अपने कॉलम को खींच के बड़ा करके भी उसको शो कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अब इसकी सेटिंग करने के लिए हम फिर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, जो कि साइज़ बहुत
बड़ा उसने कर लिया। तो इस तरीके से यानी रैप टेक्स्ट डायरेक्शन से क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम जब भी कुछ चीज़ लिखते हैं वो लिखती ही जाती है, वो आगे लिखी जाती है, वो नीचे नहीं आती। जब तक हम रैप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो तब वो नीचे वाले यानी लाइन पे जाएगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम काम करने के लिए यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस करते थे, कोई भी काम करते हैं नीचे जाने के लिए इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो लाइन नीचे चली जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम नीचे जाने के लिए हमें रैप टेक्स्ट डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। रैप टेक्स्ट डायरेक्शन होगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन पे जाएगा, वरना वो लाइन आगे बढ़ती जाएगी, वो नीचे नहीं आएगी। तो इसको रैप टेक्स्ट डायरेक्शन कहते हैं। दूसरा मर्ज सेंटर का मैंने आपको सारा बता दिया है कि आप इसको मर्ज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MS एक्सेल के अंदर आ जाता है जी नंबर टूल्स फंक्शन। देखिए रैप टेक्स्ट भी हो गया, मर्ज सेंटर भी हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर टूल्स फंक्शन। तो नंबर टूल्स फंक्शन ये हमारे पास ये नंबर टूल्स फंक्शन है। जैसे अगर किसी कॉलम पे आपको काम करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डी लिखा और यहाँ पे मुझे अगर चाहिए 5, मुझे 5 चाहिए पॉइंट की सूरत में, मैं उसको पॉइंट 0.5 0.6 करना चाहता हूँ। मैं नंबर टूल्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज की सूरत में अगर कोई चीज़ चाहिए, नंबर की सूरत में चाहिए, करेंसी की सूरत में चाहिए, अकाउंटिंग की सूरत में चाहिए, डेट लेके आना चाहता हूँ मैं, या मुझे कोई और डेट लेके आनी है। जैसे यहाँ पे मैं एक आपको डेट बना के दिखा, अब मैं आपको डेट चेंज करके दिखाता हूँ कि हमने इसको डेट कैसे बनानी है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ 23, यहाँ पे 10 23 को खींच के थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 10-23-2024 लिखा, नंबर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं डेट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट से कोई अपनी मर्ज़ी का जो है ना फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, 14 ये वाला कर लेता हूँ। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें 23 अक्टूबर सन 2024 आ गया। अब मुझे अगर कोई और फार्मेट चाहिए, और डिज़ाइनिंग में चाहिए, पहले मंथ आना चाहिए, बाद में डेट, फिर तारीख, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये अक्टूबर 23 सन 2024, पहले मंथ आ गया, फिर डेट, और फिर क्या आ गया, ईयर आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे यानी इनके क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 14 मार्च में करना चाहता हूँ, इसको इस तरीके से करना चाहता हूँ तो ये देखें 23 अक्टूबर सन 2024 यानी फॉर्मेट एक डिज़ाइनिंग में शॉर्ट फॉर्म के अंदर आ गया। तो ये जो नंबरिंग और काउंटिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, बेसिकली इसके अंदर क्या मौजूद है, मुख्तलिफ डिज़ाइंस, मुख्तलिफ करैक्टर मौजूद हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास फॉर्मेट एज अ टेबल, हमारे पास फॉर्मेट एज अ टेबल आ जाता है। फॉर्मेट एज अ टेबल को देख लेते हैं। अब जो ये फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे, इसकी बाकायदा डिटेल जो होगी वो प्रोजेक्ट के अंदर आपको दी जाएगी। फॉर्मेट एज अ टेबल में टेबल की मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग मौजूद है, यानी मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज करें यहाँ तक, और मैं फॉर्मेट एज अ टेबल पे जाता हूँ और कोई भी मैं डिज़ाइनिंग यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये उसी हिसाब से क्या हो जाता है, यानी टेबल की जो डिज़ाइनिंग है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस हिसाब से आप इसकी फॉर्मेट पे जो आपका यानी ये है टेबल है, आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेल साइकिल, तो सेल स्टाइल के अंदर क्या आता है, जैसे मोहम्मद नाजिम हुसैन लिखा है, मैं इसको स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मुझे डबल लाइनें चाहिए। तो इसकी आउटलाइन में मैं क्लिक करूँगा, ये डबल लाइन है, वो साइज़ छोटा हो गया क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मेट चेंज हो गया। अगर इसकी आउटलाइन में मज़ीद कोई कलर भी करना चाहता हूँ तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर यानी कलर भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम इस पर चले जाएंगे, कलर भी फिल पे चले जाएंगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई कलर सेलेक्ट कर ले। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट किया डबल लाइन वाला, इसके अंदर जो हमारा लिखा गया है वो उसका साइज़ हम चेंज कर लेते हैं, उसका साइज़ हम फिर मज़ीद साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ या सेंटर में लेफ़्ट साइड पे इसका साइज़ मैं मज़ीद बड़ा कर सकता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका साइज़ या डबल लाइन, बेसिकली सेल स्टाइल के अंदर जो आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, इस पूरे यानी अपनी पेज का जो शीट है उसके अंदर जो स्टाइल कोई अप्लाई करना चाहते हैं पूरे का, तो आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल स्टाइल के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टाइल्स है लिखा हुआ है जो वो अपनी चेंजिंग खो देगा, क्योंकि उसके बाद आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं दोबारा।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंसर्ट। तो इंसर्ट मतलब ये है कि मुझे ये जो नंबर 4 है, नंबर 4 और ये जो 5 है, चले 5 की मैं आपको बता देता हूँ। 5 के बाद मुझे एक और रो चाहिए थी, एक और रो चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगा कि 5 के ऊपर क्लिक करूँगा और मुझे अगर इंसर्ट शीट यानी मुझे एक और शीट्स की जो रो चाहिए इस पर क्लिक करूँगा तो अप की तरफ, यानी जिस पे मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ करना चाहता हूँ, तो मुझे मैं 5 पे क्लिक करूँगा, मुझे अगर इससे ऊपर चाहिए तो ये ऊपर यानी 4 के नीचे बिल्कुल एक और क्या हो जाएगी, रो क्रिएट हो जाएगी। जैसे देखिए मैंने 5 क्लिक किया तो ये इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर क्या होगी, शीट जो है क्रिएट होगी। जैसे इंसर्ट शीट क्लिक करूँगा मैं तो ये देखें जो ये 6 था ये नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कलर करके आपको चेंज करके भी दिखा सकता हूँ, यहाँ से ये। अच्छा, अब मैं 7 पे, मुझे ए के नीचे एक और यानी 7 की जगह जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, जैसे 1, जैसे मैंने ए के नीचे 1 लिखा, लेकिन ये जो 7 वाला है ना ये मुझे नीचे चाहिए, लेकिन ए के नीचे मुझे एक और शीट चाहिए। तो मैं 7 पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इंसर्ट पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो ये देखें ये जो ए के नीचे एक और पूरी यानी मुझे क्या मिल गई, रो मिल गई है। तो इस पूरी रो का एक ही कलर मेरा आ गया, यानी इंसर्ट आप रो कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको, अगर मुझे ये सारी रो डिलीट करनी है तो मैं 7 पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सारी सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से मैं डिलीट अगर शीट करना चाहता हूँ तो ये देखिए ये क्या हो गई, डिलीट हो गई। अगर मुझे ऊपर 5 वाली भी डिलीट करनी है तो इस पर मैं क्लिक करके इसको डिलीट करूँगा तो ये क्या हो गई, डिलीट हो गई। इसके अलावा फॉर्मेट आ जाता है, तो फॉर्मेट में अगर मुझे रो की हाइट चाहिए, ये जो ए लिखा हुआ है इस पूरी रो, ये जो पूरी रो है एंड तक, इसकी अगर मुझे हाइट बड़ी करनी है, ये कम है, तो आप यहाँ पे जो है ना रो की हाइट क्या कर सकते हैं, छोटी और बड़ी कर सकते हैं। जैसे रो की हाइट यहाँ पे 15.75 है और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 25.67 कर लेता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपने ए वाली जगह देखना उसकी हाइट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये देखिए इसकी हाइट क्या होगी, बड़ी होगी। इसी तरीके से अगर आपने कॉलम का क्या करना है, कॉलम का साइज़ बड़ा करना है तो आप फॉर्मेट यानी इसका कॉलम की विड्थ, जो कॉलम की विड्थ है उसका साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ इसको हम कर लेते हैं 34.7 कर लेते हैं। तो ये आप देखें कॉलम का जो साइज़ है वो भी क्या हो गया, सारे कॉलम का साइज़ एक जितना, यानी सेम टू सेम जो उसका साइज़ है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम का साइज़, रो वगैरह तमाम चीज़ें साइज़ उसका बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल की जो ट्रेनिंग है, डिलीट भी हो गया, फॉर्मेट भी हो गया, पेज लेआउट। तो पेज लेआउट का मैंने आपको बता दिया, पेज लेआउट के बारे में कि वहाँ से पेज का साइज़ कैसे करते हैं। मर्ज का भी मैंने आपको बता दिया और रिटेंशंस, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। पेज का साइज़ कैसे बड़ा छोटा करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। पेज प्रिंट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि अब देखिए पेज प्रिंट करने का तरीकाकार क्या है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। मैं पेज प्रिंट करने का थोड़ा सा तरीका आपको मज़ीद गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्या करता हूँ, साइज़ कम करता हूँ, अब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो ये मेरे पास पूरा पेज आ गया। इसकी सेटिंग जो है ना, जब आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये बेसिक टूल्स हैं, इंतहाई ज़रूरी हैं। इंसर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ से वही सारी चीज़ें आ जाती है। पिक्चर्स कैसे लेते हैं, ऑनलाइन पिक्चर कैसे लेते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो एज अ प्रोजेक्ट की सूरत में आपको समझ आएंगी। पेज लेआउट के अंदर भी रिटेंशन साइज़ वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये भी आपको प्रोजेक्ट के अंदर करवाई जाएंगी। और फार्मूलाज़ के अंदर तमाम फार्मूलाज यूज़ होते हैं जो बैंकिंग और बाकी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग स्टेप बाई स्टेप प्रोजेक्ट की सूरत में दी जाएगी। ये डेटा रिव्यू वो तमाम चीज़ें वही हैं जो MS वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर यूज़ होती हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें, लिहाजा इनकी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट की सूरत में आपको दी जाएगी। तो जो बेसिक MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सेल वाला पार्ट है वो ये बेसिक, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं।